वैसे आप सब लोगों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहाँ आने पर जो बेटियों के कार्यक्रम को मैंने देखा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, भारतवासी दुनिया के चाहे जिस भी देश में रहे, वो भारत की आइडेंटिटी को बनाकर रखते हैं। और यहां पर भी भारत के डिफरेंट स्टेट से लोग होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई मद्रास से होगा, आंध्र प्रदेश से होगा, नॉर्थ ईस्ट से होगा, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, लेकिन आप सब ने भारत की जो कंप्लीट एक आइडेंटिटी यहां पर बनाकर रखी है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कंप्लीट इंडियन आइडेंटिटी बनाकर रखी है, यह कोई छोटी बात नहीं है। लंबे समय तक कहीं पर भी किसी को रहना होता है तो लोग अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। भारत में रहने के बाद भले ही आप अपने को कोई गुजराती कहता होगा, कोई बिहारी कहता होगा, कोई तेलुगु कहता होगा, कोई तमिल कहता होगा, लेकिन अमेरिका अथवा दुनिया के किसी दूसरे देश में जाता है तो अपने को इंडियन कहता है। और मैंने यह यूएसए में देखा है, क्योंकि यूएसए में मेरा चौथी बार आना हो रहा है जब से हमने अपना पॉलिटिकल करियर प्रारंभ किया है। और इसके पहले भी कई बड़े बड़े कार्यक्रमों को न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में भी संबोधित कर चुका हूं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में आने का यह मेरा पहला अवसर है। जो आपने एक कंप्लीट इंडियन आइडेंटिटी बनाकर रखी, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और जिस कड़ी मेहनत के साथ और फुल डिवोशन के साथ और पूरी डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने यहां पर नाम भी और मुकाम भी दोनों बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसके लिए भी आप सब ने बधाई के पात्र हैं। आपने सम्मान भी अर्जित किया है और मैं ये समझता हूं कि यह आपकी इनडोमिटेबल स्पिरिट का ही परिणाम है। आपकी एक अजेय जो शक्ति है, आपके अंदर उस कर गुजरने का जो भाव है, उसके परिणाम स्वरूप ही इस लक्ष्य को हासिल करने में आपने कामयाबी हासिल की है। जब मैं यहाँ अमेरिका के लिए आने वाला था, उसी समय हमारी इच्छा हुई थी कि मैं चल रहा हूँ तो कहीं न कहीं पर जो हमारे वहाँ पर इंडियंस हैं उनसे मैं मिलना चाहूँगा, और शायद ये मैसेज आया था, इसीलिए यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया। शायद यदि हमारा ऑफिशियल विजिट यहाँ न होती और मैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रूप में केवल यहाँ पर आया होता, तो जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ पर मैं इंडियंस के साथ जरूर मैं संपर्क करता और उनके साथ मैं सीधा संवाद करता। लेकिन ऑफिशियल विजिट थी, इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो मैं तो अपनी यहाँ पर पार्टी के भी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो लोग हैं उनसे भी कहकर मुझे कार्यक्रम कराया और 5 दिनों की यात्रा पर हम यहाँ पर अमेरिका में आए हुए और 5 दिनों की यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा रही है। कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे फिर से दिल्ली के लिए। आने पर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर यूएस माने मिस्टर ऑस्टिन और मेरी 1-to-1 बातचीत भी हुई है। डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत और यूएस दोनों की 2+2 की भी बात हुई और साथ ही साथ हम लोगों की इस यूएस के प्रेसिडेंट ऑनरेबल बाइडेन साहब के साथ भी बातचीत हुई, उनके साथ भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनकी भी वर्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी बातचीत हुई है हम लोगों की प्रेजेंस में। कल जैसा मैंने कहा, कल हम आपको वापस जाएंगे। भारत और अमेरिका इन दोनों देशों का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों डेमोक्रेटिक पावर है दुनिया में, और दुनिया के ऐसे डेमोक्रेटिक पावर हैं जो कि पूरी दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लाने का
स्थापित करने का एक पोटेंशियल भी इनके अंदर है। यह दोनों ताकतें दुनिया की ऐसी हैं। रिश्ते केवल हमारे यूएस के साथ केवल डेमोक्रेसी के ही रिश्ते नहीं हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त हमारे अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उसके डायमेंशन इकोनॉमिक भी हैं, कॉमर्शियल भी हैं, इंडस्ट्रियल भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं और डिफेंस से जुड़े हुए भी हमारे यूएसए के साथ हमारे ये रिश्ते हैं। और सारी दुनिया यह मानती है कि भारत और यूएस एक दूसरे के नेचुरल एलाई हैं। हमारा जो भारत और यूएस के साथ रिश्ता है यह आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि भारत और यूएस के साथ हमारा रिश्ता यह नेचुरल है। और केवल नेचुरल रिश्ता तो है ही, लेकिन हमारे रिश्तों में स्टेबिलिटी भी है और साथ ही हमारे रिश्तों में कंटिन्यूटी भी है। और इस स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को बनाकर रखने में दोनों देशों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस ग्राउंड रियलिटी को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और यह भी एक मेजर फैक्टर है जो हमारे जो रिश्ते हैं भारत और यूएस के बीच, यहाँ का इंडियन डायस्पोरा लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है और मेजर अचीवमेंट्स की ऊंचाइयों को भी हासिल करने में यहाँ के डायस्पोरा ने, इंडियन डायस्पोरा ने कामयाबी हासिल की है। और मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे, जब कभी कोई मेजर अचीवमेंट आप में से कोई प्राप्त करता है, कोई इंडियन प्राप्त करता है, तो उससे भारत में रहने वाले लोगों को कितनी खुशी होती है। मुझे याद है कि जिस समय ट्विटर की कमान एज ए सीईओ पराग अग्रवाल के हाथों में सौंपी गई थी, तो वहां पर कई लोगों ने, पार्लियामेंट में मैं गया, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि भाई ट्विटर के सीईओ हमारे इंडियन पराग अग्रवाल बने हैं। जैसे लगा कि उनके घर का कोई व्यक्ति सीईओ बन गया। वैसे हमारे कई ऐसे टेक लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे गूगल के सुंदर पिचाई हों, अथवा माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हों, IBM के अरविंद कृष्ण हों, अथवा एडोबे के हमारे शांतनु नारायण, जिनकी चर्चा भारत में केवल सुनी ही नहीं जाती है, भारत में सुनाई भी जाती है। और ऐसे हालात यदि पैदा हुए हैं तो सचमुच उनके मेजर अचीवमेंट के कारण पैदा हुए। और मित्रों, आज ही मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं, तो सैन फ्रांसिस्को के बारे में भारत के एक महान कवि जिनको कहा जाता है अल्के, उनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक कविता लिखी है सैन फ्रांसिस्को के बारे में कि पश्चिम का भी पश्चिम है, पश्चिम वेस्ट समझ रहे हैं ना, पश्चिम का भी पश्चिम है शहर सैन फ्रांसिस्को, यहां झूमते हुए ही देखा जिस किसी को। अब इस कविता के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के मामले में सैन फ्रांसिस्को बेजोड़ है, शायद इसीलिए। और सैन फ्रांसिस्को के साथ कई बातें, गंभीर बातें जुड़ी हुई हैं। शायद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की शुरुआत भी यदि कहीं से हुई है तो सैन फ्रांसिस्को से हुई है। और जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उस आधार पर मुझे जानकारी है कि 26 जून 35 को यूएन चार्टर के सिग्नेचर के द्वारा इस शहर से ही यूनाइटेड नेशंस के गठन की, फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। और 24 अक्टूबर 45 को यूएन का एक फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ था, यानी पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना घोषित कर दी गई थी। ये अप्रैल 24 अक्टूबर 45, उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। और उसी समय चर्चा चली थी कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी लोगों के होने चाहिए। जब यूनाइटेड नेशंस बना दिया हुआ कि यूनाइटेड नेशंस को यह भी विचार करना चाहिए कि दुनिया के जितने भी सारे देश हैं उसमें रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी अपना कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए। उस समय वहां के यूनेस्को के एक डीजी थे मिस्टर जूलियन हक्सले। तो मिस्टर जूलियन हक्सले ने सारी दुनिया के 60 जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं जिन्हें उस समय महापुरुष कहा जाता था, ऐसी हस्तियों को उन्होंने पत्र
जिसमें महात्मा गांधी को भी उन्होंने एक पत्र लिखा। तो वो कोट तो मुझे याद नहीं है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था पूरी तरह से, लेकिन उसका जिस्ट आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का जहां तक सवाल है, जब मैं छोटा था मेरी मां जो कि इलिटरेट थी, वो मुझे कहानी उसने सुनाया था, और कहानी सुनने के बाद उसमें कहीं न कहीं मनुष्य के अधिकार की बात आई थी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा उस इलिटरेट मां की कहानी सुनने के बाद, यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज का पालन करता है, तो फिर ह्यूमन राइट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स अपने आप उसे प्राप्त होगा। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था। और यह भी जहां तक मेरी जानकारी है, इस सैन फ्रांसिस्को को ट्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शायद इस हिस्ट्री की जानकारी आप लोगों को भी होगी क्यों ट्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले दुनिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, उस पर पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा था ट्रेड करने के लिए। यहां के बैठे हुए लोगों ने सोचा कि यदि अमेरिका ट्रेड कर सकता है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है उधर से ही कर सकता है। और 19वीं सेंचुरी में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, जो कि वेस्ट कोस्ट कहा जाता है, यहां से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक ट्रेन लाइन बिछाई जाने लगी ताकि भारत के साथ व्यापार किया जा सके। क्योंकि इस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का कब्जा था, जो भारत के साथ जो व्यापार होता था वो ईस्ट से होता था। इसलिए यह हुआ कि यदि यूएस से भी व्यापार करना है तो वेस्ट से ही यूएस अपना यह व्यापार कर सकता है। इसलिए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक रेलवे लाइन जो बिछाई जाने लगी थी। और उस समय लोगों का मानना था कि बिना भारत के साथ व्यापार किए हुए कभी भी कोई देश संपन्न नहीं बन सकता है, रिच नहीं बन सकता है। यह एक लोगों की धारणा थी। और ईस्ट से भारत को व्यापार करने का, जैसे मैं बताया कि ब्रिटेन के द्वारा उस रास्ते पर कब्जा था, इसलिए फिर यहाँ पर ट्रेन लाइन बिछाई जाने लगी थी। और उस समय सारी दुनिया में यह धारणा थी, यदि कोई दुनिया का देश प्रॉस्परस बनना चाहता है तो उसके लिए भारत के साथ व्यापार करना आवश्यक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ग्लोबल ट्रेड, हमारी पूरी दुनिया का 50% ग्लोबल ट्रेड पर यदि किसी का कब्जा माना जाता था, किसी की मोनोपोली थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी आज के 200-250 वर्ष पहले भी भारत के अंदर ताकत थी। भारत इतना रिच था, भारत इतना प्रॉस्परस था कि लोग यह मानते थे कि अपने देश को यदि प्रॉस्परस बनाना है तो बिना भारत के साथ ट्रेड किए हुए अपने देश को प्रॉस्परस नहीं बनाया जा सकता। यह धारणा जो है दुनिया के दूसरे देशों के अंदर थी। और इन दोनों उदाहरणों से पूरी तरह से साफ है कि आज भी ये दुनिया का कोई देश प्रॉस्परस बनना चाहता है, उसकी इच्छा रहती है कि हमारे भारत के साथ जो है ट्रेड हो, हमारा भारत के साथ यह व्यापार हो। यह स्वाभाविक रूप से लोगों की इच्छा होती है। और मैं तो समझता हूं कि हम सबको भी आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो 2047 आते आते भारत में हम वैसे ही हालात पैदा करेंगे जैसे भारत के अंदर 200-250 वर्षों पहले हालात थे। सारी दुनिया बनाना है, बनाना है, हमको भारत के साथ ही व्यापार करना यह आवश्यक है। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत है। आज जब मैं बात यह आपके सामने कह रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे ये याद आती है एक घटना। 2013 में जब मैं पार्टी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, उस समय मैं यूएस आया था और उसके पहले गोवा की नेशनल एग्जीक्यूटिव में मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है मैंने उस समय घोषित किया था। लोगों को यह मैसेज चला गया था कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने माइंड मेकअप कर लिया है, जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में मोदी जी को प्रेजेंट किया जाए।
एक चर्चा चली। जब मैं उस समय अमेरिका आया तो बहुत सारे सीनेट के लोग, कांग्रेस के लोग, किसी ने लंच लिया, किसी ने डिनर लिया, कुछ लोगों का डेलीगेशन भी मुझसे मिला, कुछ बिजनेसमैन, उन लोगों का डेलीगेशन मिला। मैंने उस समय देखा कुछ लोगों के अंदर हताशा और निराशा भी, और कुछ लोगों के अंदर तो मोदी जी को लेकर भी तरह तरह की एक धारणाएं बनी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर देखा मैंने कि जबरदस्त मोदी जी के प्रति क्रेज हमको देखने को, जबरदस्त क्रेज देखने को। न्यू जर्सी में गया था कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो वहां तो मोदी जी के नाम पर नमकीन, मोदी नमकीन और मोदी मिठाई, उस समय जबकि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बने थे, उस समय बिक रही थी। तो मैंने पूछा कि यहाँ कैसे आ गई है मोदी जी की नमकीन? गुजरात में बिकती तो बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा था भले ही वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन भारत में भी मोदी जी के प्रति इतना क्रेज है। भाइयों, सचमुच मेरा विश्वास ये पक्का हो गया, यदि मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर यदि कैंडिडेट होंगे तो हमको क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसी समय पार्टी ने फैसला किया। और उस समय तो कुछ लोगों ने यह भी कहा, निराशा जाहिर की, भाई पिछले कुछ वर्षों से जो आप लोगों की सरकार चल रही है, सरकार के हालात ठीक नहीं है। तो हम लोगों की धारणा यह बनती जा रही है कि द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नाउ ओवर, अब समाप्त हो गई। तो मैंने उस समय एक सेंटेंस कहा था, मैंने कहा था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, इज वेटिंग फॉर बीजेपी टू कम इनटू पावर। और बीजेपी इस समय पावर में है और मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्या इस समय के हालात हैं और आज के 8 साल 10 साल पहले क्या भारत के बारे में लोगों का परसेप्शन था, क्या हालात थे, मैं समझता हूँ कि हम लोगों से ज्यादा जानकारी आप सकते हो। इसको इतनी बात तो मैं कह सकता हूँ, जो कुछ भी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है दुनिया के देशों के बारे में, भारत के बारे में सारी दुनिया की धारणा बदल चुकी है। लोगों ने मान लिया है भारत अब एक कमजोर भारत नहीं है, भारत अब एक दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत के अंदर क्षमता भी है जो भारत विश्व की अगुवाई भी कर सकता है, विश्व का नेतृत्व भी कर सकता है। यह भारत के अंदर पोटेंशियल है, दुनिया ने मान लिया। इतना मेजर चेंज 7-8 वर्षों के अंदर, मैं समझता हूं दुनिया के किसी देश की इससे बड़ी दूसरी कोई ग्रैंड अचीवमेंट नहीं हो सकती, इतना बड़ा चेंज आया है। और मैं कह सकता हूं कि इसके पहले भी हमारे कई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनके बारे में कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो देश के लीडर बने हैं। लेकिन चाहे हमारे मोदी जी रहे हों, अटल जी रहे हों, और भी कांग्रेस के भी नेता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले ही देश के नेता। वैसे ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी को भी मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले ही वह देश के नेता थे। और आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारा भारत न्यू एंड कॉन्फिडेंट भारत है, नया भारत है और आत्मविश्वास से भरा हुआ हमारा ये भारत है। और मोदी जी ने भी कहा है भारत को हमें सेल्फ रिलायंट भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए। और दुनिया के दूसरे देशों पर लंबे समय तक हम भारत को आश्रित नहीं रखना चाहते, कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की हम लोगों की जिम्मेदारी, इस काम को देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग पहले सारे डिफेंस आइटम्स जितने होते थे अधिकांश दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो जितना हमारा कैपिटल बजट है उसका 68% हम केवल भारत की इंडस्ट्री से अथवा भारत में जिस इंडस्ट्री ने कोई आइटम बनाया होगा उसी से प्रोक्योर करें। 68% और 68% का 25% जो केवल इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया होगा वहीं से हम प्रोक्योर करेंगे।
और इंडियनाइजेशन की तरफ भारत ने बहुत ही प्रभावी कदम उठाए, बहुत ही प्रभावी कदम उठाए। यहां तक कि हमारे जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने फैसला किया है। बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर्स भी हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अब फैसला किया है और आइडेंटिफाई किए हैं 2500 ऐसे आइटम आइडेंटिफाई किए हैं। चाहे जो भी हो, हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथ में। यह भी तय किया 309 आइटम टोटल, जिन्हें हमने कहा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, इनके बारे में भी फैसला किया। हम अपनी आवश्यकताओं को जैसे होगा तैसे पूरा कर लेंगे, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें भी हम पूरा कर लेंगे। लेकिन दुनिया के किसी दूसरे देश से अब 309 आइटम्स हम नहीं खरीदेंगे। मैंने फर्म कन्विक्शन के साथ ये सब सारे डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिए और मैं कह सकता हूं कि हमारे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका भी उनके ऊपर भारत को बहुत भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है। और आईटी यानी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे बच्चे तो अमेरिका में और दुनिया के दूसरे देशों में जो करिश्मा कर रहे हैं उससे तो आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहले भारत में भी बेंगलोर के बारे में कहा जाता था कि जो आईटीएन यदि देखना हो, आईटीएन के करिश्मे को यदि देखना हो तो बेंगलुरु भी जाकर देखिए। लेकिन आज भारत के संबंध में भी मैं कह सकता हूँ जब केवल बेंगलुरु में ही हम आईटीएन के करिश्मे को नहीं देख सकते हैं, बल्कि भारत के कई शहरों में चले जाइए, वहां हम आईटीएन के अपने करिश्मे को देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे आईटीएन काम कर रहे हैं। और पूरे दुनिया के बारे में भी मैं कह सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इंडियन टैलेंट्स। यानी दुनिया की आईटी में हमारे दुनिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे इंडियन टैलेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात मैं दावे के साथ नहीं। और मित्रों, ये भी कहने के लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है, आप सबके मैं जानकारी में लाना चाहता हूँ कि डिजिटाइजेशन की तरफ हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम बढ़ाए हैं उसका परिणाम ये हुआ है कि $0.1 ट्रिलियन का डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल एक साल 2021-22 में भारत में हुआ। आज के 4-6-8 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े। और इसके अतिरिक्त भी कई कदम भारत के विकास के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उठाए हैं। और आप सबको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी जी ने पहला काम जो किया था, उस समय उनके साथ में होम मिनिस्टर था कैबिनेट में। सचमुच मेरी समझ में उस समय बात नहीं आ रही थी क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं। जब उन्होंने तय किया कि दुनिया में हर फैमिली, भारत के हर फैमिली का अकाउंट बैंक में खोला जाए, तो मैंने पूछा कि इसका पर्पज क्या है। तब उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि हर फैमिली का अकाउंट, और उनका कहना था कि मैं केवल हर फैमिली का नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि जो भी भारत का सिटीजन है सबका बैंक में अकाउंट होगा। बैंक में अकाउंट खुलने का मतलब ये हुआ कि हम केवल लोगों को बैंकिंग सिस्टम से ही नहीं जोड़ते हैं बल्कि हम अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जुड़ते हैं। और पहला काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो किया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के बैंक अकाउंट को पूरे भारत के लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ने का कामयाबी हासिल की। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और आज आप सबको भी जानकारी होगी जैम के माध्यम से आज गरीबों को इंश्योरेंस सब्सिडी, अन्य बहुत सारी सब्सिडी और अन्य सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस सीमलेसली ये लोगों को दिए जा रहे हैं। अब हालात तो इस समय ऐसे हो गए हैं कि सचमुच मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि डिजिटाइजेशन का क्या करिश्मा है। बिहार में एक भिखारी, अखबारों में मैंने पढ़ा था कि QR कोड गले में डालकर डिजिटल मोड में लोगों से भीख मांगा। यह करिश्मा।
आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक इकोनॉमिक फ्रंट पर मैं कह सकता हूं कि भारत बहुत ही जल्दी भविष्य में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं किस दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इधर भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। आप कल्पना नहीं कर सकता दुनिया का कोई देश कि कोई गवर्नमेंट यह फैसला कर ले कि हम 2 साल के अंदर भारत में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का आवास न मिल जाए, पक्की छत न मिल जाए। ऐसी कोई घटना नहीं। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर, पक्के आवास बनाकर लोगों को आवश्यक किया जाए। अब जैसे लगता है कि भारत के अंदर ही दुनिया एक नया देश खड़ा करता है। एक ऐसी स्थिति भारत के अंदर गवर्नमेंट ने पैदा की। अन्य बहुत सारी योजनाएं, टॉयलेट ऐसे लगभग 80%, 70%, 75%, 80% हाउसेस से टॉयलेट हमारी गवर्नमेंट ने हर घर में लगाए। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कोई गवर्नमेंट आएगी और यह सब छोटे छोटे काम, लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं इनको पूरा करने के लिए कोई सरकार इतने सारे कदम उठाएगी, लेकिन उसको भी पूरा। गरीब परिवारों की माताएं बहनें भी लकड़ी जलाकर अंगीठी से कुएं में खाना पकाने की स्थिति पैदा न हो, इसलिए सबके घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए। यह भी काम हमारी सरकार ने किया और घर घर में आज आपको गैस सिलेंडर देखने को मिलेगा, जिससे कि आज हमारी माताएं बहनें उससे खाना बनाने का काम। आयुष्मान भारत योजना, कई ऐसी योजनाएं जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने भारत को खुशहाल भारत बनाने की दृष्टि से ऐसे उठाए। कोविड पैंडेमिक के दौरान में मैं कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने करिश्मेटिक काम किया है। 180 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, 180 करोड़ लोगों का। और जिस समय यह पैंडेमिक का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, भारत में कहीं पर लगता था लोगों को कि वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस पूरा करना है तो कहाँ से इतनी वैक्सीन मिल पाएंगी इतनी लोगों से। आज भारत में भी वैक्सीन हम तैयार करने लगे और भारत में केवल वैक्सीन ही तैयार नहीं कर रहे हैं, केवल भारतवासियों को लगा ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी देखें तो भारत पहली बार ऐसा हुआ है कि $418 बिलियन का एक्सपोर्ट एक साल में करने में हम लोगों ने कामयाबी की। एक साल इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और इसमें $150 बिलियन यह वैल्यू के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट थे। $150 बिलियन के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट थे। और दुनिया के देशों के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी कि अभी हाल में ही ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। यानी आर्थिक दृष्टि से भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रभावी कदम हो सकते हैं वो सारे कदम गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि अब हमारा भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बनकर खड़ा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बनकर पैंडेमिक के कारण हमारी इकोनॉमी को एक सेटबैक लगा था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब हमारी देश की इकोनॉमी अब V-shaped रिकवरी की समय V-shaped रिकवरी हमारी इकोनॉमी इस समय कर रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि भारत हमारा कोई कमजोर भारत नहीं है, हमारा भारत ताकतवर भारत है। आप सबको जानकारी होगी इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था पिछले साल, उसमें हमारे भारत के सेना के जवानों ने इस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कह सकता हूं, हो सकता है कि हम लोग खुलकर नहीं बोल सकते कि हमारे सेना के जवानों ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन रहा है, खुलकर यह बातें तो नहीं की जा सकती हैं, लेकिन यह मैसेज तो निश्चित रूप से गया ही गया है। भारत को यदि कोई
छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। और इतना मैं कह सकता हूं कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत सशक्त भारत बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज के अवसर पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल की जैसी रशिया सरकारी क्राइसिस चल रही है, चर्चाएं होती हैं, इंटर रिलेशन के बारे में भारत की नीति पूरी तरह से साफ है। जीरो सम गेम की पैराडाइम में हम विश्वास नहीं करते कि हमारे किसी के साथ यदि अच्छे रिश्ते हो गए तो किसी के साथ हमारे बुरे रिश्ते हो जाएंगे। हम ऐसी डिप्लोमेसी को भारत ने न कभी पसंद किया है, न भारत से कभी पसंद करेगा। जैसा मैंने कहा कि जीरो सम गेम की पैराडाइम में विश्वास नहीं करेगा। हम किसी भी देश के साथ बाइलेटरल रिलेशन रखते हैं तो विन विन पैराडाइम के आधार पर ही अपने रिलेशन के दुनिया के दूसरे देश के साथ, यानी हमारा भी भला हो और जिस दुनिया के साथ हम रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं उसका भी भला। इस सोच के आधार पर हम लोग अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूँ, मेरे बहनों भाइयों, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। भारत के प्रति लोगों की धारणा बदली है और मैं भारत की प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, बहनों भाइयों, भारत को अब तक दुनिया की एक बड़ी ताकत, या मैं कह सकता हूँ कि आगामी कुछ वर्षों में ही भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और आज आप सब लोगों के बीच आकर मिलकर बातचीत करने में बेहद खुशी हुई। मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था, जेट लैग था हो रहा था, मैं बोलना मुझे लगा कठिन है, खड़े होकर आप लोगों के सामने दो बातें